साल था 2000। स्कूल का पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। हर किसी की नजरें स्टेज पर टिकी हुई थीं और हर कान एक मीठी आवाज को सुनने में डूबा हुआ था। वो आवाज सिर्फ गा नहीं रही थी, वो दिलों को छू रही थी। गीत एकदम परफेक्ट तरीके से पेश किया जा रहा था। हर सुर, हर ताल में एक अलग ही जादू था। स्टेज पर जो लड़की गा रही थी उसका नाम था नेहा। नेहा उस समय 10वीं क्लास में पढ़ती थी और ये उसके स्कूल की सिंगिंग कॉम्पिटिशन थी। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता गया, लोग और ज्यादा उसमें खोते चले गए। हर किसी के मन में एक ही बात थी, इस लड़की में कुछ खास है। नेहा का सपना था कि वो एक दिन एक बड़ी सिंगर बने, और सिर्फ उसका सपना ही नहीं बल्कि उसकी काबिलियत भी यही कहती थी। स्कूल के टीचर्स हों या दोस्त, सबको लगता था कि उसकी आवाज में भविष्य छुपा है। नेहा एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके पिता बैंक में नौकरी करते थे और उसकी माँ एक गृहिणी थी। परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल। नेहा की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था नीति। बचपन से ही नेहा को संगीत और गायन से बेहद लगाव था। हर खाली पल में वो गुनगुनाया करती और हर धुन उसके दिल से निकलकर आवाज बन जाती थी। लेकिन नेहा का परिवार ऐसा नहीं था जैसा वो सपनों में सोचती थी। वो लोग एक छोटे शहर के आम परिवार की तरह सोचते थे। नेहा का गाना उनके लिए बस एक शौक था, कोई सपना नहीं, कोई करियर नहीं। उन्होंने साफ कह दिया था, पढ़ाई तक ठीक है, गाना गा लो, उसके बाद तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में कर देंगे। नेहा को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। उसके दिल में तो सिर्फ सपने थे, माइक, स्टेज, रोशनी और तालियों की गूंज। 10वीं के बाद और फिर 12वीं भी पूरी हो गई। अब उसके पिता ने उसकी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। यह सुनकर नेहा जैसे पत्थर की हो गई। उसने पहली बार हिम्मत करके अपने दिल की बात कही, पापा, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। मुझे अभी और मेहनत करनी है, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन नेहा के पिता बहुत सख्त स्वभाव के इंसान थे। उनके सामने नेहा की आवाज उसके गानों जितनी असरदार नहीं थी। उसकी बातें अनसुनी कर दी गईं। आखिरकार नेहा को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद एक रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में था, अच्छी तनख्वाह थी और समाज की नज़र में बिल्कुल परफेक्ट। नेहा के माता पिता के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। उनकी खुशी तय हो चुकी थी। कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के वालों के आने की तारीख तय हुई। घर में हलचल थी, सब कुछ रस्मों के मुताबिक सजा संवरा था। लड़के वाले आए, नेहा को देखा गया और नेहा ने भी पहली बार उस लड़के को देखा। लड़का देखने में सीधा सादा, चेहरे पर मासूमियत और बातों में एक हल्का सा आकर्षण था। नेहा ने उसे देखा तो सही, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। वो ये शादी नहीं चाहती थी, पर यह बात न तो उस लड़के को पता थी और न ही उसके परिवार को। लड़के वालों ने हाँ कर दी। इसके बाद नेहा के पिता ने भी लड़के और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी ली। सरकारी नौकरी, स्थिर आमदनी और अच्छा घर, सब कुछ उन्हें संतोषजनक लगा। आखिरकार उन्होंने भी हामी भर दी और कुछ ही समय में नेहा और राजेश शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। नेहा बचपन से ही लड़कों से बात करने में थोड़ी झिझकती थी। स्कूल के दिनों में भी वो ज्यादा खुलकर बात नहीं कर पाती थी। इसी वजह से वो अपने पति से भी जल्दी घुल मिल नहीं पाई। राजेश भी कुछ अलग नहीं था। वो भी शांत स्वभाव का था, थोड़ा शर्मीला और कम बोलने वाला। दोनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे को ठीक से जान नहीं पाए थे। दिल की बातें अब तक दिल में ही थीं। नेहा घर के कामकाज में लग गई। रसोई, सफाई, जिम्मेदारियां और दिन ऐसे ही बीतने लगे। बाहर से देखने पर ये एक सामान्य शादीशुदा जिंदगी थी, लेकिन नेहा के भीतर अब भी कहीं कोई अधूरा सपना धीरे धीरे सांस ले रहा था। कुछ ही दिनों बाद दिवाली का त्योहार आ गया। नई नई शादी के बाद पहली दिवाली थी तो घर में हमेशा की तरह साफ सफाई शुरू हो गई। कोने कोने की सफाई, अलमारियां, कमरे, सब कुछ। उसी दौरान नेहा अपने कमरे की सफाई कर रही थी, वही कमरा जो अब उसका और राजेश का साझा संसार था। अचानक उसकी नज़र एक पुराने से बॉक्स पर पड़ी। उसने बॉक्स खोला तो जैसे समय थमसा गया। अंदर ढेर सारी कैसेट्स थीं, सुपरहिट गानों की, मशहूर गायकों के एल्बम्स की। नेहा चौंक गई। राजेश ने तो कभी अपने संगीत के शौक के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया था। जिज्ञासा बढ़ती गई। बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी कैसेट्स भी थीं जिन पर हाथ से लिखा हुआ था तारीख। तारीखें करीब 7 साल पुरानी थीं। साथ ही एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी रखा था। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। सिर्फ जिज्ञासा के कारण उसने एक रिकॉर्ड की हुई कैसेट टेप रिकॉर्डर में डाल दी। जैसे ही प्ले बटन दबा, एक गाना बज उठा, एक मशहूर गीत। लेकिन आवाज, नेहा सन्न रह गई। वो आवाज उसे जानी पहचानी लगी। वो आवाज राजेश की थी। उसकी आंखें फैल गईं। विश्वास करना मुश्किल था। वो उसी वक्त उससे पूछना चाहती थी, लेकिन राजेश काम पर जा चुका। नेहा रुकी नहीं।
उसने एक के बाद एक सारी रिकॉर्डेड कैसेट सुनी, 5-6 कैसेट्स। हर गाने में सुर थे, भावनाएं थीं और एक छुपा हुआ हुनर था। नेहा मंत्रमुग्ध हो गई। जिस इंसान को वो अब तक सिर्फ एक शांत साधारण पति समझती थी, उसके अंदर एक बेहद खूबसूरत गायक छुपा हुआ था। अब नेहा के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, वो राजेश से इस रहस्य के बारे में जरूर पूछेगी। उसके भीतर एक नई उत्सुकता जन्म ले चुकी थी। शाम के 5:30 बजे राजेश घर लौटे। नेहा का मन बहुत बेचैन था। उसके भीतर उत्सुकता भी थी और एक मीठा सा डर भी। उसने पहले राजेश को नाश्ता और चाय दी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने पूछा, राजेश, क्या आपको कभी संगीत या गाने का शौक रहा है? राजेश थोड़ा चौंके, फिर बोले, हाँ, बहुत पहले। स्कूल के दिनों में मुझे गाने का काफी शौक था। स्कूल के फंक्शंस में भी गाया करता था। नेहा ध्यान से सुन रही थी, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो बोली, पर आपने मुझे पहले कभी इसके बारे में नहीं बताया। राजेश ने हल्की सी सांस ली और कहा, वो बस एक शौक था। मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया और वहीं छोड़ दिया। फिर नौकरी लग गई, जिंदगी की भागदौड़ शुरू हो गई, तो दोबारा समय ही नहीं मिला। नेहा तुरंत बोली, पर आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप फिर से क्यों नहीं गाना शुरू करते? राजेश मुस्कुरा दिए, इतना भी खास नहीं है नेहा, मेरे कई दोस्त मुझसे भी अच्छे गाते थे, लेकिन न उन्हें कोई बड़ा मौका मिला, न उनका करियर आगे बढ़ पाया। ये सब देखकर मुझे लगा कि रिस्क लेने से अच्छा है पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान देना। अगर गाने पर पूरा ध्यान देता तो न जाने नतीजा क्या होता, इसलिए मैंने बीच में ही छोड़ दिया और आज मैं अपने फैसले से संतुष्ट हूँ। राजेश की बातें सुनकर नेहा कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, राजेश, मुझे भी गाने का बहुत शौक था। मैं सच में एक अच्छी सिंगर बनना चाहती थी। मैं भी स्कूल फंक्शंस में गाती थी, लोग बहुत तारीफ करते थे, लेकिन मेरे परिवार ने कभी साथ नहीं दिया। 12वीं के बाद मुझसे सब कुछ छुड़वा दिया गया और शादी के लिए मजबूर कर दिया गया। ये सुनते ही राजेश का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम सच में संगीत को लेकर गंभीर थीं? उसने पूछा। हाँ, नेहा की आवाज में भावनाएं भर आईं। उत्साह में आकर नेहा ने अपनी रिकॉर्ड की हुई कैसेट्स निकाली और राजेश के सामने चला दी। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, राजेश चौंक गया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। नेहा, तुम सच में बहुत अच्छा गाती हो। अगर तुमने इस करियर को चुना होता तो जरूर कुछ बड़ा कर सकती थी। नेहा की आंखों में एक पल के लिए चमक आई और फिर वही पुराना दर्द। हाँ, मेरे भी बहुत सपने थे, लेकिन मेरे माता पिता इसके खिलाफ थे। कमरे में कुछ पल एक गहरी खामोशी छा गई। दो अधूरे सपनों वाले लोग अब पहली बार एक दूसरे को सच में समझने लगे थे। इस बातचीत के बाद नेहा की जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आने लगा। अब वो सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं रही। घर के पारिवारिक कार्यक्रमों में, राजेश के ऑफिस फंक्शंस में, जहां भी मौका मिलता, राजेश मुस्कुराकर कहता, तुम अच्छी सिंगर हो नेहा, अपना हुनर दिखाओ। और नेहा भी मन ही मन खुश होकर गाने लगती। हर गाने के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ने लगा। तालियों की आवाज उसे फिर से अपने सपनों के करीब ले जाने लगी। कुछ समय बाद राजेश के ऑफिस में एक बड़ा फंक्शन हुआ। नेहा ने वहां भी गाया। फंक्शन खत्म होने के बाद राजेश के बॉस खुद उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा जी, आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है, आप में सच्चा टैलेंट है। फिर थोड़ा रुककर बोले, मेरा एक दोस्त है जिसकी जान पहचान एक म्यूजिक डायरेक्टर से है। मुझे लगता है आपको उनसे मिलना चाहिए, शायद वो आपके म्यूजिक करियर में मदद कर सके। यह सुनकर नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। वो खुश भी थी और उदास भी। खुश इसलिए कि किसी ने उसके हुनर को सच में पहचाना था, और उदास इसलिए कि उसकी दुनिया अभी भी इन फंक्शंस की चारदीवारी तक ही सीमित है। परिवार की रुकावटें, समाज की सोच और हालात उसे याद दिला रहे थे कि उसके सपने अब भी पूरे पंख नहीं फैला सकते। नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। राजेश के बॉस से मिली तारीफ और म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने का प्रस्ताव नेहा के मन को बेचैन कर गया। उसके सामने एक मौका खड़ा था, लेकिन हालात उसकी राह रोक रहे थे। वो हर वक्त यही सोचती रहती, मौका सामने है, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पा रही। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे उदासी में बदलने लगी। राजेश ये सब महसूस कर रहा था। एक दिन उसने प्यार से पूछा, नेहा, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से बहुत उदास लग रही हो। तब नेहा ने अपने दिल में छुपी हर बात उसके सामने रख दी। राजेश कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, नेहा, अभी इस समय इसे करियर बनाना वाकई बहुत मुश्किल है। हम जिस शहर में रहते हैं, यहाँ न कोई म्यूजिक स्टूडियो है और न ही कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर। अगर कभी मौका मिला भी तो तुम्हें बड़े शहर राजधानी जाना पड़ेगा, और अगर सब ठीक रहा तो वहाँ बार बार आना जाना पड़ेगा। उसने आगे कहा, ऐसे में तुम्हारा पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा, और मुझे यकीन है कि मेरे माता पिता ये सब नहीं चाहेंगे, इसलिए मेरे लिए तुम्हें इसकी अनुमति देना भी बहुत मुश्किल है। राजेश की बातें तर्क से भरी थीं,
पर नेहा के दिल के लिए बहुत भारी थी। एक तरफ सपने थे, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां, और नेहा इन दोनों के बीच खामोशी से खड़ी थी। कुछ समय बाद एक दिन घर में सब लोग यूं ही बैठे हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी नेहा की सास ने साधारण से लहजे में सवाल कर दिया, नेहा, राजेश, तुम लोगों ने बच्चे के बारे में कुछ सोचा है क्या? शादी को अब कुछ महीनों में 1 साल पूरा होने वाला है और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। जल्दी प्लान करना चाहिए। बच्चे जितने जल्दी हो जाएं उतना अच्छा होता है। जब वे बड़े होंगे तब तुम ज्यादा उम्र के भी नहीं रहोगे। नेहा का चेहरा शांत था, लेकिन उसका मन नहीं, उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने बस हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। जी ठीक है। राजेश ने भी औपचारिक सा जवाब दे दिया। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन नेहा के लिए नहीं। वो चुपचाप अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रो पड़ी। राजेश उसके पीछे आया। उसने नेहा को संभाला और कहा, नेहा, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। तुम दिल से चाहती हो कि संगीत को अपना करियर बनाओ, और मेरी माँ हमसे कुछ और उम्मीदें रखती हैं। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन यही तो वो हालात हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। इन परिस्थितियों में तुम्हारा म्यूजिक करियर वाकई बहुत मुश्किल है। नेहा चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बस इतना चाहती हूं कि परिवार एक बार मुझे कोशिश करने दे। उसने राजेश की तरफ देखा। राजेश, मुझे बस एक मौका दे दो। अगर ये मेरे परिवार के लिए कोई परेशानी बने या मेरे रिश्तों पर असर पड़े तो मैं खुद ही सब छोड़ दूंगी, लेकिन पहले मुझे ये जानने दो कि क्या मैं इस करियर के काबिल हूं या नहीं। राजेश के दिल में एक गहरा अपराध बोध जाग उठा। वो जानता था कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसके सपने बहुत बड़े थे, और उसकी जिंदगी उन सपनों की राह में एक दीवार बन गई थी। वो नेहा को ना कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। नेहा ने अपने दिल की हर बात कह दी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद राजेश बोला, ठीक है नेहा, मैं कोशिश करूंगा और अपने माता पिता से बात करूंगा। उस पल नेहा की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद फिर से जग उठी। एक दिन वीकेंड था, रविवार की छुट्टी थी और राजेश पूरे दिन घर पर था। उसने मन बना लिया था, आज उसे अपने माता पिता से नेहा के बारे में बात करनी ही है। जब उसने अपनी बात रखी तो जवाब साफ और सीधा था, नहीं। उसके माता पिता ने कहा, हमें राजेश के लिए एक गृहिणी चाहिए जो ऑफिस से थककर आने पर उसका ध्यान रख सके। अगर नेहा बाहर जाएगी, दूसरे शहर में काम करेगी तो घर कौन संभालेगा, और वैसे भी कोई गारंटी नहीं है कि उसे वहां काम मिलेगा ही। ये न उसके लिए सही है और न ही तुम्हारे लिए राजेश। राजेश ने बहुत समझाने की कोशिश की, तर्क दिए, भरोसा दिलाया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। तभी नेहा भी हिम्मत जुटाकर सामने आई। उसने हाथ जोड़कर अपने सास ससुर से विनती की, लेकिन उनका जवाब अब भी वही था। काफी देर तक बहस और समझाइश चलती रही। राजेश ने पहली बार अपने माता पिता से इतनी विनती की, लगभग गिड़गिड़ा गया। आखिरकार लंबी चुप्पी के बाद उनका दिल थोड़ा पिघला। उन्होंने कहा, ठीक है, हम हाँ कहते हैं, लेकिन एक शर्त पर। इससे तुम्हारे परिवार और रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और ये सिर्फ सीमित समय के लिए होगा। तुम इसे ज्यादा लंबे समय तक जारी नहीं रखोगी। ये सुनते ही नेहा की आंखों में खुशी छलक उठी। वो जैसे अपने सपनों के एक कदम और करीब पहुंच गई हो। नेहा को खुश देखकर राजेश भी मुस्कुरा उठा। हालांकि उसके मन के भीतर चिंता भी थी। उसे नेहा से बेहद प्यार था, और वही प्यार उसे इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत दे रहा था। उसने अपने माता पिता से आज तक कभी ऐसी कोई मांग नहीं की थी, और उसके माता पिता भी जानते थे राजेश किस स्वभाव का इंसान है। इसी आपसी सम्मान की वजह से उन्होंने आज उसकी बात मान ली। उस शाम नेहा और राजेश के बीच खामोश मुस्कानें थीं और दिलों में नई उम्मीदें। नेहा को गाने की इजाजत मिलते ही नेहा और राजेश दोनों बेहद खुश थे। राजेश ने बिना देर किए अपने बॉस से संपर्क किया और उनके दोस्त का नंबर लिया, जिसकी पहचान एक म्यूजिक डायरेक्टर से थी। जब उन्होंने उससे बात की तो जवाब मिला, म्यूजिक डायरेक्टर हमारी राज्य की राजधानी में हैं। मैं आपकी उनसे मुलाकात जरूर करवा दूंगा। नेहा के लिए ये किसी सपने जैसा था, लेकिन दिन बीतते गए। हर बार वही जवाब, आज नहीं, आज संभव नहीं, थोड़ा और समय दीजिए। बातें टलती रहीं। आखिरकार राजेश खुद अपने बॉस के दोस्त से मिलने गया। उसने साफ कहा, अगर सच में मिलवाना है तो एक पक्की तारीख तय कर दीजिए। तब जाकर मुलाकात की तारीख तय हुई और म्यूजिक डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तय दिन पर नेहा और राजेश राजधानी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें घंटों इंतजार कराया गया। जब लगा अब मुलाकात होगी तो कहा गया, आज नहीं कल आइए। अगला दिन भी इंतजार में निकल गया। टीम से यही कहा जाता रहा, सर एक फिल्म के म्यूजिक में बहुत व्यस्त हैं। 2 पूरे दिन बस इंतजार में गुजर गए। नेहा का दिल घबराहट और उम्मीद दोनों से भरा हुआ था। आखिरकार तीसरे दिन उन्हें अंदर बुलाया गया। नेहा ने पहले से ही एक गाना तैयार कर रखा था, उसका पसंदीदा गीत। कांपते हाथों, धड़कते दिल के साथ उसने गाना शुरू किया। ये उसका हुनर नहीं था, ये उसके सपनों की प्रस्तुति थी। कमरे में सन्नाटा था
और नेहा की आवाज हर लम्हे को महसूस करा रही थी। नेहा का गाना खत्म होते ही कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर म्यूजिक डायरेक्टर बोले, बहुत अच्छा नेहा, तुम्हारी आवाज वाकई बहुत अच्छी है। टोन, सुर, सब कुछ काफी सटीक है। तुम एक अच्छी सिंगर हो। नेहा की सांस जैसे थम सी गई। डायरेक्टर ने आगे कहा, घबराओ मत, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। अगले महीने मैं एक फिल्म का म्यूजिक डायरेक्ट कर रहा हूँ। उस फिल्म के प्रोड्यूसर एक नई आवाज की तलाश में हैं। मैं उनसे बात करूंगा और तुम्हें उस प्रोजेक्ट में मौका देने की कोशिश करूंगा। तुम्हें जल्द ही जानकारी दूंगा। ये सुनते ही नेहा जैसे आसमान पर पहुंच गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बार बार म्यूजिक डायरेक्टर का धन्यवाद किया। राजेश ने भी दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने घर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए और उम्मीदों के साथ घर लौट आए। घर आकर दोनों बहुत खुश थे। राजेश ने यह बात अपने माता पिता को भी बताई। वे भी संतुष्ट थे। कम से कम मेहनत का नतीजा सकारात्मक तो रहा। लेकिन दिन बीतते गए, कोई फोन कॉल नहीं आया। कुछ दिन बाद नेहा और राजेश ने डायरेक्टर की टीम से संपर्क किया। जवाब मिला, सर अभी बहुत व्यस्त हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट फाइनल होगा आपको बता दिया जाएगा। चिंता मत कीजिए। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। 2 महीने से ज्यादा समय हो गया था और अब तक कोई खबर नहीं आई थी। धीरे धीरे नेहा की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। जिस सपने को उसने बड़ी मुश्किल से जगाया था, वो सपना अब चुपचाप टूटने लगा था। आखिरकार राजेश को लगा कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो नेहा को कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में एक बात आई। राजेश के कुछ दोस्त म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। वे न तो ज्यादा मशहूर थे और न ही उन्होंने कोई बड़ा नाम कमाया था, लेकिन वे जानते थे कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। राजेश ने उनसे बात की। दोस्तों ने साफ कहा, सिर्फ टैलेंट से यहाँ काम नहीं मिलता राजेश। म्यूजिक डायरेक्टर हर नए सिंगर से यही कहते हैं, आवाज अच्छी है, मौका मिलेगा। लेकिन मौका इतनी आसानी से नहीं देते। थोड़ा इन्फ्लुएंस लगाना पड़ता है, कम से कम शुरुआती प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि तुम्हारी पत्नी को पहचान मिले और आगे से ऑफर खुद आने लगे। राजेश ने बहुत सोचा। फिर उसने हिम्मत की। उसने उन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर से जुड़े कुछ जान पहचान वालों से संपर्क किया, जिनसे वो और नेहा पहले मिल चुके थे। उनके जरिए हल्का सा दबाव बनाया गया। आखिरकार म्यूजिक डायरेक्टर की टीम से एक फोन आया, अगले हफ्ते एक आने वाले प्रोजेक्ट की सॉन्ग रिकॉर्डिंग है, आप दोनों स्टूडियो आ जाइए। ये सुनते ही नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले हफ्ते राजेश और नेहा उसी स्टूडियो पहुंचे जहां वे पहले भी आए थे। और इस बार नेहा ने गाया, एक नहीं 2 गाने, एक डुएट के लिए महिला आवाज में। रिकॉर्डिंग पूरी होते ही नेहा की आंखों में खुशी और सुकून था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में एक फिल्म के लिए गाया है। कुछ दिनों बाद फिल्म रिलीज हुई। लोगों ने गानों की तारीफ की और नेहा की आवाज को भी। उसे उसकी मेहनत की फीस भी मिली। घर में खुशी का माहौल था। राजेश, परिवार, सब उसे बधाइयां दे रहे थे। नेहा बेहद खुश थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस मौके के पीछे राजेश की चुपचाप की गई कोशिशें थीं। राजेश ये बात उसे बताना नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं नेहा को ये न लगे कि उसे मौका किसी और की मदद से मिला है। राजेश बस उसे खुश देखना चाहता था। उसकी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद उसी म्यूजिक डायरेक्टर ने नेहा को एक और प्रोजेक्ट दे दिया, फिर एक और फिर एक और। धीरे धीरे नेहा की पहचान बनने लगी। लोग उसका नाम जानने लगे, उसकी आवाज पहचानी जाने लगी। कुछ ही समय में एक दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर ने भी उसे ऑफर दे दिया। अब प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक आने लगे और साथ ही नेहा की शोहरत भी बढ़ने लगी। घर में सब खुश थे, लेकिन इस खुशी के साथ एक नई परेशानी भी आने लगी। जैसे जैसे गानों की संख्या बढ़ी, राजधानी की यात्राएं भी तेजी से बढ़ने लगीं। कभी कभी एक गाने की रिकॉर्डिंग में 2-3 दिन लग जाते। ऐसे में नेहा और राजेश को राजधानी में रुकना पड़ता। एक दिन नेहा ने कहा, राजेश, इतना आना जाना क्यों? क्यों न हम यहीं राजधानी में ही रहने लगे, या फिर यहीं शिफ्ट हो जाएं? इससे बार बार की यात्रा भी बचेगी और काम भी आसान हो जाएगा। राजेश ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं नेहा, मेरे माता पिता हमारे शहर से बहुत जुड़े हुए हैं। यहीं से उनका गांव पास है। वे अक्सर वहां जाते रहते हैं। वहां उन्हें अपनापन और सुकून मिलता है। और राजधानी का मौसम हमारे शहर से ज्यादा ठंडा है। इस उम्र में माँ पापा की सेहत पर इसका असर पड़ सकता है। नेहा ने फिर समझाया, लेकिन हम लगातार सफर कर रहे हैं। कभी कभी रिकॉर्डिंग में 2-3 दिन लग जाते हैं। अगर हम यहीं रहते तो इतनी भागदौड़ नहीं होती। राजेश ने थोड़ी देर सोचकर कहा, और एक बात है, मुझे फिर से ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इन लगातार यात्राओं की वजह से ऑफिस में मेरी अटेंडेंस भी कम हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वे अभी ट्रांसफर मंजूर करेंगे। तब नेहा ने धीरे से कहा, तो फिर आप नौकरी क्यों नहीं बदलते? यहाँ आपको कोई और काम मिल सकता है। राजेश चुप हो गया। ये पहली बार था जब नेहा की उड़ान और राजेश की जमीन एक दूसरे से टकरा रही थीं। आखिरकार नेहा ने कहा,
ठीक है राजेश, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं राजधानी में एक छोटा सा किराए का घर ले लूंगी। जब रिकॉर्डिंग होगी मैं वहां चली जाऊंगी, काम खत्म करूंगी और वापस आ जाऊंगी। अगर 2-3 दिन लगे तो वहीं रुक जाऊंगी। आप यहीं रहिए, माँ पापा का ध्यान रखिए, इससे आपकी नौकरी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। राजेश घबरा गया। नेहा, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? अकेले रहना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। नेहा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं राजेश, चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ मेरे काम के लिए होगा। जैसे ही रिकॉर्डिंग पूरी होगी मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। और अब जो भी ऑफर आएंगे मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें एक साथ पूरा करूं, ताकि बार बार यात्रा न करनी पड़े। कुछ पल सोचने के बाद राजेश ने हामी भर दी। ठीक है, शायद यही बेहतर रहेगा। इसके बाद नेहा ने राजधानी में एक किराए का घर ले लिया। अब वो अकेले ही सफर करने लगी। 2-3 दिन वहां रुकती, रिकॉर्डिंग पूरी करती और फिर घर लौट आती। लेकिन राजेश के माता पिता इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने राजेश से कहा, राजेश, तुम क्या कर रहे हो? इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान परिवार पर होना चाहिए, लेकिन तुम उसे खोते जा रहे हो। जब हमने नेहा को सिंगिंग करियर की इजाजत दी थी तब एक शर्त रखी थी कि इससे तुम्हारे रिश्ते और परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अब देखो, ये असर दिखने लगा है। राजेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ पापा, ये हालात ऐसे हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। काम के लिए राजधानी जाना जरूरी है, ये मजबूरी है, और जब मजबूरी होती है तो कुछ बातें अपने आप बदल जाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा अपने सपनों की ओर और आगे बढ़ रही थी, लेकिन पीछे कुछ रिश्ते धीरे धीरे भारी होने लगे थे। राजेश उस समय खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ वो नेहा को ना नहीं कह पा रहा था, और दूसरी तरफ वो अपने माता पिता को समझा भी नहीं पा रहा था। वो जैसे दो पाटों के बीच पिस रहा था। फिर भी उसने खुद को संभाला, अपने माता पिता को फिर से हालात समझाए और भरोसा दिलाया, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे नेहा को मिलने वाले ऑफर और बढ़ते चले गए। अब ऐसा होने लगा कि वो राजधानी जाती तो 10-10 दिन, कभी उससे भी ज्यादा रुक जाती। घर लौटने के बाद भी वो ज्यादातर फोन कॉल्स में ही व्यस्त रहती, कभी म्यूजिक डायरेक्टर, कभी नए प्रोजेक्ट्स, कभी मीटिंग्स। अनजाने में ही नेहा और राजेश के बीच एक दूरी बनने लगी। राजेश ये सब महसूस कर रहा था। वो नेहा की कामयाबी से खुश था, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत चिंतित भी। न उनके पास एक दूसरे के लिए समय था, न बातें, न साथ बैठने के पल। राजेश जानता था ये उसकी सफलता का एक साइड इफेक्ट है। ऐसा होना कहीं न कहीं स्वाभाविक भी था। उसने खुद से कहा, अभी उसे आगे बढ़ने दो, थोड़ा समय बीत जाए, फिर बात करेंगे, सब संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद उसने नेहा से बात की। नेहा ने कहा, राजेश, अभी मेरे करियर का पीक टाइम चल रहा है। अगर मैं अभी थोड़ी भी ढील दे दूं तो ये मेरे करियर के लिए नुकसानदायक होगा। कृपया मुझे समझो, अभी मुझे काम करने दो, बाद में हम सब संभाल लेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हमारे लिए भी थोड़ा समय निकाल सकूं। राजेश ने मन मारकर सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन समय और तेजी से आगे बढ़ता गया। तभी एक दिन नेहा को एक इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्सर्ट का ऑफर मिला, अमेरिका में, जहां कई भारतीय सिंगर्स और म्यूजिशियंस परफॉर्म करने वाले थे। नेहा ने ये ऑफर बिना राजेश से बात किए सीधे स्वीकार कर लिया। टिकट्स बुक हो गए, तैयारियां शुरू हो गईं। सिर्फ 2 दिन पहले उसने राजेश से कहा, राजेश, मैं अमेरिका जा रही हूं, कॉन्सर्ट है, करीब 20-30 दिन लगेंगे लौटने में। राजेश जैसे सन रह गया। नेहा, तुमने मुझसे एक बार भी इस बारे में बात नहीं की। हम गांव जाने वाले थे त्योहार के लिए, माँ पापा भी तैयारी कर रहे थे। नेहा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राजेश, त्योहार अगले साल भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे कॉन्सर्ट बार बार नहीं आते। कृपया हालात को समझो। काफी देर तक बहस और बातचीत हुई, लेकिन आखिर में नेहा ने साफ कह दिया, मैं ये मौका छोड़ नहीं सकती राजेश, मुझे जाना ही होगा। राजेश के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने चुपचाप इस सच को स्वीकार कर लिया। नेहा अपने सपनों की सबसे ऊंची उड़ान भरने जा रही थी, और राजेश उसी जगह खड़ा था जहां से उसने उसे उड़ना सिखाया था। नेहा अमेरिका पहुंची। कॉन्सर्ट की तैयारियां जोरों पर थीं। वहां उसे कुछ डुएट परफॉर्मेंस करने थे एक मशहूर सिंगर के साथ, अखिल। अखिल पहले से ही एक जाना पहचाना नाम था। स्टेज पर उसकी मौजूदगी, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ प्रभावशाली था। डुएट की रिहर्सल के दौरान नेहा और अखिल के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। बातचीत से दोस्ती हुई और दोस्ती से करीबियां। अमेरिका में उस 1 महीने के दौरान नेहा ज्यादातर समय अखिल के साथ ही बिताने लगी। अखिल उसे म्यूजिक इंडस्ट्री की बारीकियां बताता, कैसे आगे बढ़ना है, किससे जुड़ना है, किस मौके को पकड़ना है। और फिर उसने एक बात कही जिसने नेहा को और उत्साहित कर दिया। अखिल के पिता खुद एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। मैं तुम्हें पापा के प्रोजेक्ट्स में मौका दिलवा सकता हूँ, अखिल ने कहा। यह सुनकर नेहा की खुशी दोगुनी हो गई। उधर भारत में राजेश,
वो लगातार नेहा से बात करने की कोशिश करता रहा, टीम के नंबर पर कॉल करता, मैसेज छोड़ता, लेकिन बात बहुत कम हो पाती। पूरे 1 महीने में वो मुश्किल से 4-5 बार ही नेहा से बात कर पाया। वो बेचैन था, उसे नेहा की कमी हर पल महसूस हो रही थी। कॉन्सर्ट बेहद सफल रहा। लोगों ने नेहा और अखिल की जोड़ी की खूब तारीफ की। राजेश भी खुश था। वो एयरपोर्ट पहुंचा नेहा को लेने। कई दिनों बाद उसे देखने की उत्सुकता, खुशी, सब कुछ उसके चेहरे पर था। नेहा बाहर आई। राजेश ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। तभी नेहा ने कहा, राजेश, ये अखिल हैं। परिचय हुआ। औपचारिक मुस्कानें बदलीं। राजेश ने कहा, चलो घर चलते हैं, लेकिन नेहा ने जवाब दिया, नहीं राजेश, मुझे अखिल के साथ थोड़ा जरूरी काम है। मुझे उसके पापा से मिलना है। वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। तुम अभी घर जाओ। राजेश का दिल जैसे बैठ सा गया। वो कितने सपनों के साथ एयरपोर्ट आया था, और अब? फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया और घर की ओर निकल गया। नेहा अखिल के साथ चली गई। राजेश जानता था ये सब काम का हिस्सा है, लेकिन एक पति होने के नाते अखिल और नेहा की बढ़ती नज़दीकियां उसे भीतर ही भीतर असहज कर रही थीं। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा उसे तकलीफ दे रही थी। राजेश भारी मन से घर आ गया। दिल में अजीब सी उदासी थी। उम्मीदें थीं जो एयरपोर्ट पर ही टूट गई थीं। थोड़ी ही देर बाद उसके वही दोस्त घर आ गए जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े थे, जिनकी मदद से कभी नेहा को पहला ब्रेक मिला था। वे लोग नेहा से मिलने आए थे, उसे बधाई देने, उसकी कामयाबी का जश्न मनाने। लेकिन घर में नेहा नहीं थी। राजेश को अकेला देखकर वे हैरान हो गए। एक दोस्त ने पूछा, अरे आज तो इंडियन म्यूजिक टीम अमेरिका से वापस आई है ना? हमें लगा नेहा भी घर पर होगी। राजेश ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, टीम आ गई है, लेकिन नेहा अभी घर नहीं आई। कहाँ गई है? दोस्त ने पूछा। राजेश ने बताया, वो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर सुदर्शन से मिलने गई है, उनके बेटे अखिल के साथ। अखिल? दोस्त ने सोचा, अरे वही अखिल जिसके साथ नेहा ने अमेरिका में डुएट किया था। राजेश ने सिर हिलाया। हाँ, अखिल ने कहा कि वो नेहा की मुलाकात अपने पिता से करवाएगा ताकि आगे उसके करियर में मदद हो। एक दोस्त बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस्टर सुदर्शन वाकई बहुत बड़े और सम्मानित म्यूजिक डायरेक्टर हैं। नेहा के करियर के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। फिर कमरे में एक पल की चुप्पी छा गई। उसी दोस्त ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, राजेश, एक दोस्त होने के नाते हमें तुम्हें एक बात बतानी चाहिए। राजेश चौंक गया। अखिल अपने पिता जैसा नहीं है, दोस्त ने कहा। वो अच्छा सिंगर है, टैलेंटेड है, लेकिन उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। राजेश की धड़कन तेज हो गई। दोस्त ने आगे कहा, वो डाइवोर्स्ड है। 2 साल पहले उसकी लव मैरिज टूटी थी, और वजह दोस्त ने गहरी सांस ली। उसके कई महिलाओं के साथ अफेयर्स थे। उसकी कुछ बुरी आदतें भी हैं। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। जो बेचैनी वो एयरपोर्ट पर महसूस कर रहा था, वो अब 100 गुना बढ़ गई। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, अनचाहे, डरावने। एक और दोस्त बोला, राजेश, हम ये नहीं कह रहे कि नेहा कुछ गलत कर रही है, लेकिन बेहतर यही होगा कि वो अखिल से सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता ही रखे, दोस्ती से आगे कुछ भी नहीं। राजेश कुछ बोल नहीं पाया, उसका गला सूख चुका था। दोस्तों ने कहा, जब नेहा जी घर आएं तो हमें बता देना, हम फिर आकर उन्हें बधाई देंगे। ख्याल रखना राजेश। इतना कहकर वे लोग चले गए। दरवाजा बंद हुआ। घर में फिर वही सन्नाटा। राजेश सोफे पर बैठ गया। दिल डर से भरा हुआ था, दिमाग सवालों से। आज पहली बार उसे लगा, नेहा की कामयाबी के साथ वो उसे धीरे धीरे खो भी रहा है, और ये एहसास उसके लिए सबसे ज्यादा डरावना था। आखिरकार नेहा घर लौटी, लेकिन तब तक काफी रात हो चुकी थी। राजेश जाग रहा था। उसने डिनर तक नहीं किया था। 1 महीने बाद नेहा घर आई थी। वो उसके साथ बैठकर खाना खाना चाहता था, बातें करना चाहता था। दरवाजा खुला। राजेश की आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन नेहा ने आते ही कहा, राजेश, मैंने अखिल के घर डिनर कर लिया है, तुम अपना खाना खा लो। राजेश का चेहरा उतर गया। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए पूछा, टूर कैसा रहा? अमेरिका, कॉन्सर्ट, सब ठीक रहा? नेहा ने बात को वहीं काट दिया। सब अच्छा था राजेश, मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करेंगे। और बिना कुछ और कहे वो सोने चली गई। राजेश वहीं खड़ा रह गया। भारी मन से उसने अकेले डिनर किया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह राजेश उठ चुका था, तैयार हो चुका था। नेहा अब भी सो रही थी। तभी घर का फोन बजा। राजेश ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हाय नेहा, गुड मॉर्निंग, जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। राजेश एक पल के लिए चौंका, फिर बोला, सॉरी, ये नेहा नहीं है, मैं उसका पति राजेश बोल रहा हूँ। उधर थोड़ा सा सन्नाटा। फिर अखिल की आवाज आई, ओ हाय राजेश, सॉरी, मुझे लगा नेहा है। मैंने नेहा के लिए अपने पापा के साथ एक मीटिंग फिक्स की है,
सोचा वो बहुत एक्साइटेड होगी। राजेश ने धीमी लेकिन सीधी आवाज में पूछा, तो कल आप लोग अपने पापा से मिले नहीं? अखिल ने कहा, नहीं, मिलना था, लेकिन पापा एक प्रोड्यूसर के घर मीटिंग में फंस गए थे, इसलिए मिल नहीं पाए। राजेश बोला, ठीक है, वो अभी सो रही है, उठेगी तो मैं उसे बता दूंगा। ओके, कहकर अखिल ने कॉल काट दी। राजेश वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में एक सवाल जोर जोर से गूंजने लगा, अगर वे मिले ही नहीं थे तो फिर नेहा एयरपोर्ट से शाम 5 बजे निकलकर रात 11:30 बजे घर क्यों आई? इतनी देर, कहाँ, किसके साथ? 1 महीने बाद वो उसे देखने के लिए तड़प रहा था, बात करने के लिए बेचैन था, लेकिन नेहा के पास उसके लिए न वक्त था न सवालों के जवाब। राजेश खिड़की के पास खड़ा हो गया। दिल में दर्द था, दिमाग में शंकाएं और मन में एक डर। कुछ देर बाद नेहा नींद से जागी। वो तैयार हुई, फ्रेश हुई। राजेश उसी इंतजार में था। उसने फिर से धीमे स्वर में पूछा, नेहा, तुम्हारा टूर कैसा रहा? कॉन्सर्ट सब ठीक रहा ना? नेहा ने बिना ज्यादा भाव दिखाए कहा, हाँ राजेश, सब बहुत अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया। थोड़ा सा रुककर राजेश ने फिर पूछा, और क्या तुम कल अखिल के पापा से मिली? नेहा ने सीधे जवाब दिया, नहीं, वो किसी मीटिंग में बिजी थे, इसलिए मिल नहीं पाए। तुम्हें किसने कहा? राजेश बोला, सुबह जब तुम सो रही थीं, अखिल का फोन आया था। उसने कहा कि आज वो अपने पापा से मीटिंग अरेंज करवा रहा है, तभी मैंने उससे पूछा था। ये सुनते ही नेहा एकदम चौंक गई। क्या? उसने तुरंत कहा, राजेश, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसने टाइम बताया क्या? राजेश ने कहा, नहीं, बस इतना ही कहा था, और जब मैंने बोला कि तुम सो रही हो तो उसने कॉल काट दी। नेहा थोड़ी झुंझला गई। ये क्या बात हुई राजेश, तुम मुझे जगा सकते थे? इतना कहकर उसने तुरंत अखिल को कॉल किया। कुछ देर बात हुई और 1 घंटे के अंदर मीटिंग फिक्स हो गई। राजेश ने हल्की सी उम्मीद के साथ कहा, नेहा, कम से कम नाश्ता तो कर लो, हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए, थोड़ा वक्त मेरे साथ बैठो। नेहा ने जल्दी जल्दी कहा, लंच या डिनर कर लेंगे, पहले मुझे उनके पापा से मिलना है, कल मौका छूट गया था। राजेश ने थोड़ा रुककर पूछा, लेकिन नेहा, अगर कल मीटिंग नहीं हुई थी तो तुम इतनी देर से घर क्यों आई? नेहा ने जवाब दिया, हम वहीं रुके हुए थे, उम्मीद थी कि वो आ जाएंगे। काफी देर बाद उन्होंने कहा कि आज नहीं हो पाएगा, इसीलिए देर हो गई, और फिर अखिल ने डिनर के लिए अपने घर बुला लिया, इसलिए लेट हो गया। इतना कहकर उसने फिर कहा, अब उन्होंने बोल दिया है तो मुझे जाना ही होगा। राजेश ने आखिरी कोशिश की, कम से कम नाश्ता तो कर लो। नेहा ने बिना रुके कहा, रास्ते में कर लूंगी या बाद में, अभी बहुत जरूरी है। और ये कहकर वो जल्दी जल्दी घर से निकल गई अखिल के पिता से मिलने। राजेश वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में बहुत कुछ था, बातें, शिकायतें, 1 महीने की तड़प, लेकिन उसे कम से कम आधा घंटा भी नेहा के साथ बिताने का मौका नहीं मिला। ऊपर से उसके दोस्तों की कही बात, अखिल का चरित्र, वो डर अब और गहरा हो गया। इसके बाद नेहा बहुत खुश होकर घर लौटी। उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में उत्साह। उसने आते ही राजेश से कहा, राजेश, तुम देख रहे हो ना, अखिल और उनके पापा की वजह से मुझे कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं। ये बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इससे मेरी पहचान और भी बढ़ जाएगी, म्यूजिक इंडस्ट्री में मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। राजेश ये सुनकर खुश तो हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी थकान भी थी। फिर उसने पूछा, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स कब से शुरू हो रहे हैं? नेहा ने कहा, अगले महीने से। राजेश ने थोड़ा सोचकर कहा, क्यों न हम अपने शहर चलें? माँ पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं, काफी दिनों से उन्होंने तुम्हें देखा भी नहीं है। नेहा ने हामी भर दी। दोनों अपने शहर लौट आए। वहां पहुंचते ही नेहा का जोरदार स्वागत हुआ। रिश्तेदार, पड़ोसी, पुराने जान पहचान वाले सब उसे देखने आए। कोई बधाई दे रहा था, कोई फोटो खिंचवा रहा था। उस रात डिनर के समय नेहा, राजेश और उनके माता पिता एक साथ बैठे थे। खाने के बीच राजेश की माँ ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, नेहा बेटा, अब तुम बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचती? अब तो तुम अपने करियर में अच्छी तरह से सेटल हो गई हो, और शादी को भी 3 साल हो चुके हैं। नेहा ने शांत लेकिन साफ शब्दों में कहा, माँ जी, अभी अभी मुझे इतने बड़े ऑफर्स मिले हैं, इतने अच्छे मौके बार बार नहीं आते। अगर अभी मैं बच्चा प्लान करूंगी तो ये सारे मौके हाथ से निकल जाएंगे। कम से कम 1 साल तक तो मैं बच्चे के बारे में नहीं सोच सकती। यह सुनकर उसकी सास का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, नेहा, मैंने शुरू में ही कहा था कि तुम्हारा म्यूजिक करियर तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी को प्रभावित नहीं करना चाहिए, लेकिन अब तो लग रहा है कि तुम परिवार से ज्यादा म्यूजिक को अहमियत देने लगी हो। नेहा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, माँ जी, जरा देखिए तो सही, इतने लोग आज हमसे मिलने आए हैं। ये सब मेरे म्यूजिक की वजह से है।
मेरी मेहनत और टैलेंट की वजह से है। और अब आप मुझसे कह रही हैं कि ये सब छोड़कर बच्चे के बारे में सोचूं। बच्चा तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे मौके दोबारा मिलते हैं? हम एक साधारण परिवार से आज सेलिब्रिटी बने हैं। ये सौभाग्य है, हम इसे छोड़कर फिर से पीछे नहीं जा सकते। इतना कहकर नेहा ने खाना अधूरा छोड़ा और बिना किसी को देखे अपने कमरे में चली गई। डाइनिंग टेबल पर खामोशी छा गई। राजेश चुपचाप बैठा रहा, नजरें झुकी हुईं, दिल भारी। उसे एहसास हो रहा था नेहा का सपना अब सच बन चुका था, लेकिन उसी सच की कीमत उनका रिश्ता धीरे धीरे चुका रहा था। नेहा के कमरे में जाने के कुछ ही पल बाद राजेश भी उसके पीछे पीछे पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान भी थी और चिंता भी। उसने धीरे लेकिन गंभीर आवाज में कहा, नेहा, तुम मम्मी पापा से इतनी रूखी तरह से क्यों बात कर रही हो? 3 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। ये बिल्कुल सामान्य बात है कि कोई भी माता पिता बच्चे के बारे में पूछें। असल में तो वे शादी के 1 साल बाद ही बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे म्यूजिक करियर की वजह से उन्होंने 2 साल और इंतजार किया। अब जब तुम अपने करियर में अच्छी तरह से सेटल हो गई हो, तो उनका परिवार की बात करना गलत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुमने उनसे बात की वो ठीक नहीं था। नेहा ने थोड़ी तीखी आवाज में जवाब दिया, राजेश, तुम भी उन्हीं की तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने करियर के किस मोड़ पर खड़ी हूँ? अभी मुझे सबसे बड़े ऑफर्स मिलने वाले हैं। यही वो समय है जब मेरा नाम ऊंचाइयों पर जाएगा। ऐसे समय में मैं परिवार और बच्चे के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? राजेश ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, ठीक है नेहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन बात कहने का भी एक तरीका होता है। मम्मी पापा हमसे उम्र में बड़े हैं। उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री और करियर के ये उतार चढ़ाव इतनी गहराई से नहीं पता। उन्हें समझाना हमारी जिम्मेदारी है। अब सुनो, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं उन्हें समझाऊंगा। तुम्हें जितना समय चाहिए मैं दूंगा। जब तुम खुद कहोगी कि अब सही समय है, तभी हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन तुम उनसे अच्छे से पेश आओ। वे भी हमारे लिए कई सपने देखते हैं। उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो हर रास्ता आसान हो जाएगा। नेहा खामोश हो गई। उसकी आंखों में अब भी सपनों की चमक थी, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी उलझन भी। और उसी कमरे में दोनों चुपचाप खड़े थे, एक अपने सपनों को बचाने की कोशिश में और दूसरा अपने रिश्ते को। उस रात दोनों ही भारी दिल और उलझे हुए मन के साथ सो गए। न नींद ठीक से आई, न गुस्सा पूरी तरह गया। अगली सुबह राजेश के घर फोन की घंटी बजी। इस बार फोन उठाया राजेश की माँ ने। उधर से आवाज आई, हेलो, क्या मैं नेहा से बात कर सकता हूँ? माँ ने सहजता से पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अखिल बोल रहा हूँ। माँ नाम से ज्यादा कुछ नहीं समझ पाईं। उन्होंने कहा, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद फोन कीजिए, और कॉल कट कर दी। कुछ देर बाद फोन फिर से बजा। इस बार नेहा ने कॉल उठाया। अखिल की आवाज में नाराजगी साफ थी। नेहा, ये क्या तरीका है? अभी अभी किसी लेडी ने फोन उठाया और बिना सुने कॉल काट दी। क्या यही मेरी कद्र है? नेहा तुरंत बोली, नहीं नहीं अखिल, सॉरी, शायद मेरी सास थीं, उन्हें समझ नहीं है इन बातों की। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात कर लूंगी। फिर उसने पूछा, बताइए क्यों फोन किया? अखिल ने कहा, हमें मिलना है, तुम आज ही आ सकती हो। नेहा ने बिना सोचे कहा, ठीक है, और कॉल काट दी। घर का तनाव। इसके बाद नेहा सीधे अपनी सास के पास गई। उसने कड़े शब्दों में कहा, माँ जी, जब भी म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई कॉल आए तो मुझे दे दीजिए। ये लोग बहुत बड़े और महत्वपूर्ण लोग होते हैं। इनसे बात करने का एक तरीका होता है। ये कोई हम जैसे आम लोग नहीं हैं। इनसे सही ढंग से बात करना जरूरी है। सास ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा नेहा, बस इतना ही कहा था कि हम बाहर जा रहे हैं, बाद में कॉल करें। लेकिन नेहा रुकने वाली नहीं थी। अगर आपने सिर्फ इतना ही कहा होता तो अखिल मुझे ये क्यों कहता कि उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ? किससे कैसे बात करनी है ये भी सीखना चाहिए। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई। राजेश सब कुछ देख रहा था। उसने नेहा को रोका, नेहा, तुम ये क्या कर रही हो? हर दिन तुम मेरी माँ का दिल दुखा रही हो, मेरे माता पिता से लड़ रही हो, और वो भी एक फिल्म के लिए। अभी अभी हम अमेरिका से लौटे हैं, कल ही घर आए हैं और आज फिर उसका फोन। आखिर इतनी जल्दी क्या है? नेहा झुंझलाकर बोली, मुझे जाना होगा राजेश, उसने किसी काम के लिए बुलाया है। राजेश की आवाज भर्रा गई, नेहा, 1 महीने से तुम बाहर थीं, कल ही लौटी हो, और आज फिर जाने की बात। तुमने खुद कहा था कि अगले महीने से रिकॉर्डिंग शुरू होगी, इसलिए ही तो हम यहाँ आए थे। नेहा ने थकी और चिड़चिड़ी आवाज में कहा, नहीं राजेश, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है, मुझे जाना ही होगा। कड़वा सच। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
राजेश खड़ा रह गया, हैरान, डरा हुआ और अंदर से टूटता हुआ। राजेश अब खुद को रोक नहीं पाया। उसके भीतर जो गुस्सा, जो डर, जो असहायपन कई दिनों से जमा था, वो एक साथ बाहर आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, बस करो नेहा, अब बहुत हो गया। अमेरिका वाले कॉन्सर्ट के बाद से मैं सच में इस अखिल के नाम से तंग आ चुका हूं। हर वक्त अखिल अखिल अखिल। वो अच्छा इंसान नहीं है नेहा, उससे इतनी नजदीकी ठीक नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। नेहा चौंक गई। उसने गुस्से में पूछा, क्या कहा तुमने? तुम अखिल के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो राजेश? राजेश ने भरी हुई आवाज में कहा, जिस दिन तुम अमेरिका से लौटी थीं, उस दिन मेरे कुछ दोस्त तुम्हें बधाई देने आए थे। जब मैंने कहा कि तुम अखिल के साथ उसके पिता से मिलने गई हो, तो वे लोग एकदम चौंक गए। उन्होंने बताया, अखिल एक तलाकशुदा आदमी है। उसने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही किसी और लड़की के साथ अफेयर की वजह से तलाक हो गया। उसकी कई बुरी आदतें भी हैं। मैं ये सब तुम्हें पहले नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकता। बस उसे प्रोफेशनल तक ही रखो नेहा, बार बार उससे मिलना ठीक नहीं है। नेहा का गुस्सा अब फूट पड़ा। उसने तेज आवाज में कहा, बस करो राजेश, जब तुम्हें किसी इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो उसके कैरेक्टर पर उंगली मत उठाओ। अखिल एक बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरी बिना किसी उम्मीद के मदद की है। और तुम्हें पता है वो क्या कहता है? वो कहता है, नेहा, तुम्हें उस सर्कल से बाहर निकलना होगा जिसमें तुम बचपन से फंसी हुई हो। वही सर्कल तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तुम्हारा परिवार, सबका माइंडसेट आम मिडिल क्लास लोगों जैसा है, जो रिस्क लेना नहीं चाहते, जो ग्रोथ से डरते हैं। और मैं बेवकूफ थी जो अखिल से कहती रही नहीं। मेरा पति मुझे पूरा सपोर्ट करता है। और आज तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। ये अखिल के कैरेक्टर पर सवाल नहीं है राजेश, ये मेरे कैरेक्टर पर सवाल है। राजेश की आवाज अब धीमी लेकिन दुख से भरी हुई थी। मैं तुम पर भरोसा करता हूं नेहा, इसीलिए मैंने पहले कुछ नहीं कहा। लेकिन आज, कल ही तो हम यहां आए हैं, और आज फिर तुम उसी के पास ही हो। अगर सब कुछ फाइनल हो चुका है तो फिर वो बार बार तुम्हें क्यों बुला रहा है? नेहा ने बिना रुके कहा, क्योंकि काम होता है राजेश। ये तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है जहां शनिवार रविवार छुट्टी मिल जाए। हमारे काम में कोई टाइम नहीं होता। यहां बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बड़े मौके होते हैं। जुदाई और अनजाना डर। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। राजेश समझ गया, अब बात सिर्फ करियर की नहीं रही थी। अब बात उन दोनों की दुनिया, सोच और प्राथमिकताओं की थी, जो धीरे धीरे एक दूसरे से बहुत दूर होती जा रही थीं। इन सब बातों के बाद नेहा ने साफ शब्दों में कह दिया, राजेश, तुम चाहे जो कहो, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे वहां जाना है। अगर तुम्हें मुझ पर, मेरे चरित्र पर भरोसा है तो मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। राजेश कुछ भी नहीं कर पाया। वो चुपचाप खड़ा रहा और नेहा एक बार फिर राजधानी चली गई। राजेश के माता पिता हैरान थे। ये क्या है राजेश? कल ही तो वो आई थी। तुमने कहा था कि वो 10 दिन यहीं रुकेगी, और आज फिर चली गई। लेकिन राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस उदास खामोशी में डूबा हुआ था। अगले दिन राजेश ने सोचा कि उसे नेहा से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। उसने नेहा के घर फोन किया, लेकिन वहां से जवाब मिला, मैडम आधे घंटे पहले बाहर गई हैं। रात को फिर फोन किया, अभी तक नहीं आई। राजेश ने सोचा शायद स्टूडियो में बिजी होगी। अगले दिन उसने फिर फोन किया, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। ना नेहा, ना उसकी मेड। उस दिन उसने 2-3 बार कॉल किया, मगर कोई फोन नहीं उठा। अगले दिन भी यही हुआ। अब राजेश को लगा कि शायद नेहा उससे बहुत नाराज है। उसने तय किया कि वो खुद जाकर उससे माफी मांगेगा और उसे शांत करेगा। वो राजधानी पहुंचा और सीधे नेहा के घर गया। लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। घर का दरवाजा बंद था। उसने नेहा की म्यूजिक टीम को फोन किया। जवाब मिला, नहीं सर, नेहा मैम अभी रिकॉर्डिंग में नहीं है। वो अखिल सर के साथ उनके स्टूडियो में थीं। अभी यहां नहीं है, आप वहीं संपर्क कीजिए। राजेश ने सोचा शायद वो थोड़ी देर में घर आ जाएगी। वो इंतजार करता रहा। शाम हुई, फिर रात हो गई, लेकिन नेहा नहीं आई। अब राजेश को बेचैनी होने लगी। उसके मन में डर और चिंता भरने लगी। आखिर हुआ क्या है? उसने फिर से टीम को कॉल किया। जवाब मिला, नहीं सर, नेहा मैम अभी तक नहीं आई। अब राजेश ने किसी तरह अखिल का नंबर और उसकी टीम का संपर्क ढूंढा। जब उसने वहां फोन किया तो जो जवाब मिला, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सर, अखिल सर और नेहा मैम तो शाम को ही निकल गए थे। यह सुनकर राजेश पूरी तरह टूट गया। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ पड़े। डर, गुस्सा, बेबसी, सब कुछ एक साथ। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। राजेश समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और नेहा आखिर कहाँ है।
कई घंटों के इंतजार के बाद जब राजेश को समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे, तो टूटे हुए मन से उसने म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वाले अपने एक करीबी दोस्त को फोन किया। कांपती आवाज में उसने सब कुछ बता दिया। नेहा से झगड़ा, उसका अचानक चला जाना, 3 दिनों से फोन न उठाना, बंद घर, सब कुछ। दोस्त ने पूछा, राजेश तुम अभी कहाँ हो? राजेश ने भारी आवाज में कहा, मैं नेहा के घर के बाहर हूँ। घर बंद है, 3 दिन हो गए, उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कुछ देर बाद दोस्त वहां पहुंच गया। राजेश को देखते ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राजेश अपने आप को संभालो, थोड़ा धैर्य रखो। फिर वो राजेश को एक पब ले गया। राजेश चौंक गया, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बिना कुछ कहे दोस्त उसे पब के पिछले दरवाजे से अंदर ले गया। तेज म्यूजिक, रोशनी, शोर, सब कुछ राजेश के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। तभी दोस्त ने दूर इशारा किया। राजेश की नजर जैसे वहीं जम गई। वहां नेहा थी और उसके साथ अखिल। दोनों नाच रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए। राजेश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने को चीर दिया हो। ये वही नेहा थी जिसके लिए उसने हर सपना देखा था, लेकिन आज उसका पहनावा, उसका अंदाज, उसकी हंसी, सब कुछ बदला हुआ था। वो नेहा नहीं लग रही थी जिसे वो जानता था। राजेश बेसुध होकर उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको राजेश, अभी नहीं, अभी और देखना बाकी है। राजेश भ्रमित था। और क्या देखना बाकी है? कुछ देर बाद नेहा और अखिल पब से बाहर निकले, एक ही कार में बैठे और चले गए। राजेश भी पीछा करता हुआ गया। रात के 11:30 बज चुके थे। कार एक घर के सामने रुकी। दोनों थोड़े नशे में थे। हंसते हुए अंदर गए और दरवाजा बंद हो गया। बस यही राजेश पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। कोई सिसकी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खामोश आंसू। 3 साल का रिश्ता, भरोसा, प्यार, त्याग, सब कुछ पल भर में बिखर चुका था। दोस्त ने भारी मन से कहा, राजेश मुझे नहीं पता मैं ये कैसे कहूँ, लेकिन नेहा और अखिल अब रिश्ते में हैं। और वो रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं है, वो शारीरिक भी है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अखिल अक्सर नए टैलेंट्स को झूठे सपने दिखाकर उनका इस्तेमाल करता है। मुझे डर था और वही हुआ। राजेश को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। जिस औरत पर उसने कभी शक नहीं किया, आज उसी ने उसे तोड़ दिया था। गुस्से, दर्द और अपमान से अंधा होकर राजेश उस घर की ओर दौड़ा। दरवाजे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। दरवाजा खुला। अखिल आधे कपड़ों में सामने खड़ा था। राजेश ने उसे धक्का दिया और पागलों की तरह घर के अंदर घुस गया। हर कमरे में देखा और फिर बेडरूम। वहां उस बिस्तर पर नेहा थी। उसकी नेहा। राजेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके होंठ कांपने लगे। शब्द साथ छोड़ चुके थे। वो आदमी जिसने पूरे दिल से प्यार किया था, आज वही आदमी पूरी तरह टूट चुका था। एक टूटा हुआ इंसान जिसका भरोसा छीन लिया गया, जिसका प्यार मजाक बन गया और जिसकी जिंदगी एक ही पल में बिखर गई। कमरे में भारी बदबू थी, शराब, परफ्यूम और टूटे रिश्ते की। नेहा बिस्तर के पास खड़ी है, चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। अखिल बेफिक्र अंदाज में खड़ा है। राजेश दरवाजे के पास जड़ बना हुआ है। राजेश ने धीमी और कांपती आवाज में पूछा, तो यही था सच? यही था तुम्हारा काम नेहा? नेहा कोई जवाब नहीं देती। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ ठंडापन है। राजेश की आवाज ऊंची हुई, देख रही हो मुझे? या अब मैं भी तुम्हारे लिए एक्सपायरी डेट वाला इंसान बन चुका हूं? नेहा ने बिना किसी भाव के घमंड से कहा। राजेश ड्रामा मत करो, जो दिख रहा है वही सच है। राजेश हंसता है, एक टूटे हुए आदमी की हंसी। ड्रामा? 3 साल की शादी ड्रामा थी? मेरे माँ बाप से झगड़ना ड्रामा था? तेरे करियर के लिए अपनी इज्जत, अपनी नींद, अपना सुकून गिरवी रखना, वो सब ड्रामा था? नेहा तेज और रूखी आवाज में बोली, हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा चुनाव था, मेरा नहीं। मैंने कभी कहा था तुम ये सब करो? राजेश सन्न रह गया। तो प्यार भी मेरी गलती थी? अखिल बीच में दखल देते हुए आत्मविश्वास से बोला। राजेश अब भावनाओं से बाहर आओ। नेहा को आगे बढ़ना था। और सच बोलूं, तुम उसकी ग्रोथ के रास्ते में खड़े थे। राजेश ने अखिल की ओर देखा। और तुम रास्ता थे या शॉर्टकट? अखिल हंसते हुए बोला, जो भी था वो उसी ने चुना। नेहा हल्की मुस्कान के साथ अखिल के पास खड़ी हो गई। उसने घमंड से कहा, राजेश सच्चाई ये है, तुम मेरे लेवल के नहीं रहे। मैं अब सिर्फ पत्नी नहीं हूं, मैं एक नाम हूं, एक ब्रांड। राजेश की आंखें भर आईं। और मैं क्या था तुम्हारे लिए? नेहा ने बेरुखी से जवाब दिया, एक सेफ जोन। जब तक जरूरत थी। राजेश के कंधे झुक गए, जैसे शरीर ने जवाब दे दिया हो।
उसने धीमी आवाज में कहा। मतलब, तुमने मुझे इस्तेमाल किया? नेहा ने बिना किसी झिझक के कहा। इस्तेमाल? इसे प्रैक्टिकल होना कहते हैं, राजेश। तुम जैसे लोग भावनाओं में जीते हैं, हम जैसे लोग मौके पहचानते हैं। राजेश ने अखिल की ओर देखते हुए कहा। और तुम? हर लड़की को मौका कहकर बिस्तर तक ले जाने की यही कहानी है? अखिल कठोर होकर बोला। कम से कम मैं झूठी उम्मीद नहीं देता। नेहा जानती थी वो क्या कर रही है। राजेश ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। ठीक है नेहा, अब सब साफ हो गया। उसने जेब से अपनी शादी की अंगूठी निकाली और कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। अपने माँ बाप से लड़ा, दुनिया से लड़ा, खुद से लड़ा। अंगूठी जमीन पर गिर गई। राजेश की आवाज भारी हो गई। और बदले में तुमने मुझे धोखा दिया, और उस धोखे पर भी तुम्हें शर्म नहीं है? नेहा ने घमंड से कहा। शर्म उन्हें आती है जो पीछे रह जाते हैं। राजेश की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन आवाज मजबूत हो गई। आज के बाद मैं न पति हूं, न जिम्मेदारी, न सहारा। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने आखिरी बार कहा, तुम जीत गई नेहा, और मैं आज पूरी तरह हार गया। वो बिना पीछे देखे चला गया। नेहा ने अखिल की ओर देखा, उसे कोई पछतावा नहीं था। अखिल ने हल्की मुस्कान दी और दरवाजा बंद हो गया। भारी दिल और टूटी हुई आत्मा के साथ राजेश अपने शहर लौट आया। दिल के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन खिसका दी हो। जिस जिंदगी को उसने प्यार, विश्वास और त्याग से बनाया था, वही जिंदगी एक ही पल में राख बन चुकी थी। घर पहुंचते ही माँ की आवाज आई, राजेश, नेहा कहाँ है? वो साथ नहीं आई? राजेश ठिठक गया। उसके होंठ खुले, लेकिन शब्द नहीं निकले। जो सच था वो कहने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। उसने बस इतना कहा, उसका काम है माँ, बाद में आएगी। बस। उसके बाद उसने किसी की तरफ नहीं देखा। सीधे अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और अंधेरे कोने में जाकर बैठ गया। वो वहीं बैठा रहा, बिल्कुल पत्थर की तरह। उसके सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, वही कमरा, वही बिस्तर, वही नेहा। जिस दिल में कभी सुकून था, आज वहां ऐसा धमाका हुआ था कि हर धड़कन दर्द बन चुकी थी। उसने अपने चेहरे को घुटनों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे रोया जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे प्यारी चीज खो बैठा हो। बाहर माँ बाप बार बार आवाज देते रहे, राजेश, बेटा, दरवाजा खोल। क्या हुआ है? ठीक तो हो? लेकिन वो नहीं निकला। बस एक बार धीमी आवाज में बोला, तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम चाहिए। असल में तबीयत नहीं, उसका दिल टूट चुका था। वो अंधेरे कमरे में बैठा रहा, जहां न उम्मीद थी, न भविष्य, सिर्फ धोखे का सन्नाटा और टूटे हुए भरोसे की गूंज। भारी दिल और टूटी हुई सांसों के साथ राजेश कब नींद में चला गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। शायद शरीर थक गया था, या फिर दिल ने और दर्द सहने से मना कर दिया था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आया। ड्राइंग रूम में उसके माँ बाप बैठे थे। टीवी चालू था। ये अपने आप में ही अजीब था, क्योंकि उसके माँ बाप सुबह सुबह कभी टीवी नहीं देखते थे। लेकिन आज दोनों टीवी के सामने जमे हुए थे। उनकी आंखें स्क्रीन पर थीं, लेकिन चेहरों पर झटका, दर्द और गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। राजेश को कुछ समझ नहीं आया। वो आगे बढ़ा और टीवी स्क्रीन की तरफ देखा, और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। प्रसिद्ध सिंगर नेहा और मशहूर सिंगर अखिल की सगाई की घोषणा। संगीत जगत की नई पावर कपल। राजेश की आंखें फैल गईं। उसकी सांसें रुक सी गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सगाई, और वो भी आज। कल तक तो रिश्ता टूटा था, और आज सगाई। उसके माँ बाप ने उसकी तरफ देखा। उनकी नजरों में हजार सवाल थे, उलझन, हैरानी और गहरा दुख। राजेश की समझ में आ गया, अब ये बात उनसे छुपाना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन वो जानता था अगर सच अभी सामने आया तो उसके बूढ़े माँ बाप इस सदमे को सह नहीं पाएंगे। इसलिए उसने नजरें झुका लीं। वो कुछ नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं। कल ही नेहा ने चुपचाप रिश्ता तोड़ दिया था, और आज सुबह पूरे देश को ये बता दिया गया कि वो किसी और की होने जा रही है। इतनी जल्दी, इतनी बेरहमी से। राजेश वहीं खड़ा रहा, एक ऐसे आदमी की तरह जिसकी जिंदगी का हर मतलब एक ही झटके में खत्म हो गया हो। उसे एहसास हो गया था, अब ये सिर्फ उसका दर्द नहीं रहा, अब ये एक सार्वजनिक तमाशा बन चुका था। और नेहा, जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था, आज उसी ने उसकी जिंदगी को सबके सामने नंगा कर दिया था। टीवी पर वो खबर चलने के बाद राजेश का घर जैसे एकदम से शोर से भर गया। फोन, एक के बाद एक फोन। पहला कॉल उसके दोस्त का था। उधर से कांपती हुई आवाज आई, राजेश, ये क्या है? ये न्यूज़ सही है क्या? नेहा की सगाई। अखिल से? राजेश कुछ सेकंड तक चुप रहा,
फिर टूटे हुए शब्दों में उसने सब कुछ बता दिया, लड़ाई, दूरी, धोखा और वो रात जो उसकी जिंदगी को जलाकर राख कर गई थी। फोन कट हो गया। कुछ मिनट की खामोशी के बाद फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम था नेहा। राजेश का हाथ कांप गया, फिर भी उसने कॉल उठाया। उधर से नेहा की आवाज आई, ठंडी, बेरहम और बिल्कुल बेपरवाह। तो न्यूज़ देख ली होगी तुमने राजेश, अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। राजेश कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो आगे बोलती रही, कल सुबह तुम्हें डिवोर्स नोटिस मिल जाएगा, साइन कर देना और वापस भेज देना। इसे ज्यादा लंबा मत करना। और इससे पहले कि राजेश एक शब्द भी कह पाता, कॉल कट। राजेश वहीं खड़ा रह गया। कल तक जिस जिंदगी को वो अपना घर समझ रहा था, आज वो मलबे में बदल चुकी थी। उसी सदमे के बीच राजेश की माँ को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। राजेश घबरा गया। बिना कुछ सोचे वो माँ को अस्पताल ले भागा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, उन्हें सदमे की वजह से माइल्ड हार्ट अटैक आया है। अभी खतरा टल गया है, लेकिन आगे बहुत ध्यान रखना होगा। राजेश का सिर झुक गया। वो अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानने लगा। अगले दिन इलाज के बाद वो माँ को घर लेकर आया। घर के दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। राजेश के पिता ने उसे उठाया और खोल लिया। अगले ही पल उनके हाथ कांपने लगे। लिफाफे के अंदर था नेहा की तरफ से भेजा गया तलाक का नोटिस। घर में सन्नाटा छा गया। राजेश की माँ कमजोर आवाज में बोली, राजेश, ये सब क्या है? कल तक तो सब ठीक था। नेहा ने घर क्यों छोड़ा? तलाक का नोटिस और अब उसकी सगाई। उनकी आंखों में डर और दर्द था। राजेश ने खुद को संभालते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब समझा दूंगा। आप अभी अंदर जाकर आराम कीजिए। लेकिन माँ नहीं मानी। वो रोने लगी। बेटा, हमने क्या गलती की थी? हमने किसका क्या बिगाड़ा था? उसी घबराहट और सदमे के बीच उनकी सांसें फिर तेज होने लगीं। राजेश कुछ समझ पाता उससे पहले माँ को दूसरा हार्ट अटैक आ गया। इस बार कोई डॉक्टर, कोई दवा, कुछ भी काम नहीं आया। राजेश की माँ उसके सामने ही हमेशा के लिए चली गई। राजेश वहीं जमीन पर बैठ गया। अब उसके पास रोने की भी ताकत नहीं बची थी। एक तरफ पत्नी का धोखा, दूसरी तरफ माँ की मौत। एक ही झटके में उससे सब कुछ छीन लिया गया था। उस रात राजेश सिर्फ एक बात समझ पाया, कुछ सपने पूरे होने से पहले ही किसी की जान ले लेते हैं। राजेश ने अपनी माँ के अंतिम संस्कार पूरे किए। अग्नि को मुख देते समय उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें सूखी थीं, क्योंकि रोने की ताकत भी अब उसके अंदर नहीं बची थी। माँ की चिता की आग के साथ राजेश की जिंदगी का आखिरी सहारा भी राख हो गया था। इसी बीच उसके पिता की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी। लगातार सदमा, पत्नी का धोखा, बहू का घर छोड़ जाना और पत्नी की मौत, इन सबने उस बूढ़े आदमी को अंदर से तोड़ दिया था। राजेश डर गया। उसे लगा, अगर वो अपने पिता को इसी माहौल में अपने साथ रखेगा तो शायद वो अपने पिता को भी खो देगा। इसलिए भारी दिल से उसने अपने पिता को गांव भेज दिया, जहां उसके चाचा, उसके अपने लोग थे। राजेश अकेला रह गया, पूरी तरह अकेला। कुछ ही महीनों में उसके सिर के बाल लगभग झड़ चुके थे। आईने में जब वो खुद को देखता तो उसे अपना चेहरा पहचान में ही नहीं आता। डिप्रेशन ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। वो हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता, मैंने क्या गलती की थी? उसकी माँ बस एक खुशहाल परिवार चाहती थी, एक बच्चा, एक मुस्कुराता हुआ घर। उसने अपने माता पिता से लड़ा, समाज से लड़ा, सबसे लड़ा, सिर्फ नेहा के सपनों के लिए। उसके माता पिता ने भी नेहा के लिए वो सब सहा जो कोई सास ससुर शायद कभी न सहे। यहाँ तक कि जब नेहा के अपने माता पिता उसके सपनों के साथ नहीं खड़े थे, तब राजेश और उसके माता पिता ढाल बनकर खड़े थे। और जब नेहा को लगा कि अब उसके सपने सच हो रहे हैं, जब उसे लगा कि अब वो किसी की जरूरत नहीं, तब उसने उसी हाथ को छोड़ दिया जिसने अंधेरे में उसे चलना सिखाया था। राजेश को सिर्फ उसका छोड़कर जाना नहीं तोड़ रहा था, उसे तो उसका धोखा धीरे धीरे अंदर से खा रहा था। अगर नेहा सिर्फ उसे छोड़कर चली जाती तो शायद इतना दर्द नहीं होता, लेकिन किसी और के साथ शारीरिक रिश्ता, झूठ, अहंकार और उसके माता पिता का अपमान, ये सब हर दिन राजेश को मार रहा था। अब वो अंधेरे कमरे में अकेला रहता था। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। उसे समझ नहीं आता था कि अब जिंदगी में आगे क्या करना है। एक दिन म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आए। उन्होंने उसे देखा, टूटा हुआ, खोया हुआ, खुद से नफरत करता हुआ। एक दोस्त ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, राजेश, ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने अपनी पत्नी का साथ दिया, तुम्हारे माता पिता ने उसका साथ दिया। जब उसके अपने माता पिता उसके सपनों के साथ नहीं थे तब तुम खड़े थे, और जब वो मशहूर हो गई तो उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो अब तुम क्यों खुद को सजा दे रहे हो एक बेवफा औरत की वजह से? तुम्हें अब कुछ करना होगा राजेश, खुद को यूं खत्म मत करो। उसका दोस्त थोड़ी देर चुप रहा,
फिर राजेश की आंखों में देखते हुए बोला, राजेश, हम सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे गायक हो। तुम्हें संगीत की कितनी समझ है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हो, ये हमें बताने की जरूरत नहीं। अब वक्त आ गया है नेहा को ये दिखाने का कि तुम किसी से कम नहीं हो। राजेश ने सिर झुका लिया। दोस्त आगे बोला, याद है राजेश, तुम्हारा वो सपना? संगीत, गाने, मंच पर खड़े होकर लोगों को अपनी आवाज से महसूस करवाना। तुमने वो सब छोड़ दिया था, सरकारी नौकरी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, परिवार के लिए, और अब जब सब कुछ छिन चुका है तो क्यों न अपने सपने को वापस जिंदा किया जाए। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देखो, सच्चाई ये है कि हम दोनों को भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ज्यादा काम नहीं मिला। कॉलेज के दिनों में हमारा बैंड कितना मशहूर था, याद है? तुम गाते थे और हम बस तुम्हारी आवाज को संगीत देते थे। लेकिन जब तुमने बैंड छोड़ा और हम इंडस्ट्री में गए तो पहचान कहीं खो गई। अब क्यों न सब कुछ फिर से शुरू करें? तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास पहचान नहीं है, तो चलो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। फिर उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। नेहा ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे लगा कि तुम उसके लेवल के नहीं हो, पर हम सब जानते हैं अगर तुम वापस आए तो तुम रॉक करोगे। और हाँ राजेश, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, हम नेहा नहीं हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश कुछ नहीं बोला, वो बस सोचने लगा। उसके जहन में पुरानी तस्वीरें उभरने लगीं। कॉलेज का स्टेज, माइक पकड़ते हुए कांपते हाथ, पहला गाना, तालियों की गूंज और वो एहसास कि वो जिंदा है। उस वक्त वो सच में खुश था, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के। उसने गहरी सांस ली। उसे अब नेहा को सबक सिखाने की जलन नहीं चाहिए थी। उसे बस खुद को बचाना था, अपने दर्द से दूर जाने के लिए, अपने अतीत को भूलने के लिए और फिर से जिंदगी जीने के लिए। उसने सिर उठाया। पहली बार कई महीनों बाद उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक थी। धीमी आवाज में उसने कहा, हाँ, मैं वापस आना चाहता हूं। संगीत में नहीं, अपनी जिंदगी में। दोस्तों के चेहरे खिल उठे और उसी पल राजेश के अंदर जो बुझ चुका था वो फिर से धीरे धीरे सुलगने लगा। धीरे धीरे राजेश ने अपने दोस्तों के बैंड को फिर से ज्वाइन कर लिया। शुरुआत उसने गाने से नहीं की। पहले वो बस पीछे बैठकर इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था, गिटार, कीबोर्ड, कभी कभी बस रिदम पकड़कर ड्रम्स के पास खड़ा हो जाता। फिर उसने म्यूजिक कंपोज करना शुरू किया, धुनें जो खुश नहीं थीं पर सच्ची थीं। उसके बाद लिरिक्स, ऐसे शब्द जो किसी डायरी से निकले हों, जहां हर लाइन टूटे हुए इंसान की सांस जैसी लगती थी। और आखिरकार गाना। कई सालों बाद राजेश ने फिर से माइक पकड़ा। पहले 2-3 गाने एल्बम्स के लिए बने। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, कुछ अलग है, ये म्यूजिक दिल में उतर रहा है। धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का एल्बम बनाया और फिर सब बदल गया। लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, लोग महसूस कर रहे थे। राजेश के दोस्त जानते थे उसकी आवाज में कोई जादू है, और उससे भी ज्यादा उसके अंदर अब दर्द है। और जब दर्द आवाज से निकलता है ना, तो वो सीधे दिल तक पहुंचता है। दोस्तों ने कहा, राजेश, अब तुम्हें गाना चाहिए। ये दर्द छुपाने के लिए नहीं है, ये दर्द हजारों लोगों को जोड़ सकता है। उन्होंने उसे कहा, अपना पहला गाना अपने बारे में लिखो। क्यों टूटा, क्यों लौटा, और क्यों फिर से खड़ा हुआ। उस रात राजेश अकेला बैठा। कमरा अंधेरे में था, बस एक लैंप जल रहा था, और उसने एक दिल टूटा हुआ गाना लिखा। जब उसने गाया तो उसकी आवाज कांप रही थी, पर वो कांप कमजोरी नहीं थी, वो सच था। उसकी माँ की याद, पिता की खामोशी, नेहा का धोखा और खुद का टूटना, सब उसकी आवाज में था। जब गाना रिलीज हुआ लोग चुप हो गए, फिर रोए, फिर दोबारा सुना। कमेंट्स आने लगे, ये गाना मेरी कहानी है, कौन है ये सिंगर, इतनी सच्ची आवाज, किसने लिखा है ये। बैंड रातों रात फेमस हो गया, पर राजेश अपना नाम बाहर नहीं आने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लोग राजेश को जाने, वो चाहता था कि लोग उस दर्द को जाने जो उसने झेला। उसने एक स्टेज नेम चुना, एक ऐसा नाम जो उसकी पहचान नहीं, उसकी कहानी था। उसने कहा, मेरा नाम नहीं, मेरा दर्द पहचान बनेगा। और उस दिन एक नया नाम जन्मा, बिट्रेड सोल, या हिंदी में लोग उसे कहने लगे, धोखा खाया हुआ दिल। लोग नहीं जानते थे उसका चेहरा, पर उसकी आवाज हर जगह थी, रेडियो पर, हेडफोन में और टूटे दिलों के अंदर। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जो कभी खाली हाथ बैठा था, आज उसी के नाम से फिल्मों के सीन बिक रहे थे। राजेश और उसके दोस्तों का बैंड अब सिर्फ एक बैंड नहीं रहा था, वो एक पहचान बन चुका था। फिल्म ऑफर्स आने लगे, इस सीन के लिए वही आवाज चाहिए, उस दर्द वाला गाना चाहिए, बिट्रेड सोल की आवाज चाहिए। डायरेक्टर्स कहते, हमें कोई हीरो नहीं चाहिए, हमें उसकी आवाज चाहिए जो दिल तोड़ दे। राजेश की आवाज अब फिल्मों की आत्मा बन चुकी थी।
जहां पहले एक भी प्रोजेक्ट नहीं होता था, आज हर दिन नए नए बड़े प्रोजेक्ट्स, हर दिन नए गाने, हर दिन नया स्टूडियो। राजेश कंपोज करता, लिखता और गाता, और हर बार उसकी आवाज लोगों के जख्म को रेत देती। धीरे धीरे उसका बैंड टॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में गिना जाने लगा। वो लड़का जिसे कभी तेरे बस का नहीं कहा गया था, आज इंडस्ट्री उसके बिना अधूरी लगती थी। और उधर अखिल, जिस आदमी को नेहा ने राजेश से ऊपर चुना था, जिसके लिए उसने सब कुछ तोड़ दिया था, अब वही आदमी अपना असली चेहरा दिखाने लगा। पहले फोन उठाना बंद, फिर मीटिंग्स के बहाने, फिर झूठ, और फिर दूसरी लड़कियां। अखिल अब नेहा से दूर रहने लगा। कभी कहता काम बहुत है, कभी मूड नहीं है, और कई बार सीधे इग्नोर। नेहा धीरे धीरे समझने लगी, जिसे उसने आसमान समझा था वो तो सिर्फ एक छलावा था। अब वो देख रही थी अखिल की सच्चाई, वो आदमी जो नए टैलेंट को मौका देने के नाम पर उपयोग करता था, और जब उसका मन भर जाता तो छोड़ देता। अब वो बारी नेहा की थी। अकेलापन उसे खा रहा था, डर उसे तोड़ रहा था, और उसी डर से उसने गलत सहारे ढूंढने शुरू किए। शराब, सिगरेट, रातें, खालीपन। जो गला कभी सुरों से भरा रहता था, अब नशे से जलने लगा। शराब उसकी आवाज को धीरे धीरे मार रही थी। स्मोकिंग उसके गले को घाव बना रही थी। रिहर्सल के वक्त आवाज टूटने लगी। हाई नोट्स अब नहीं निकलते। गाना अब दर्द नहीं, कमजोरी बन गया। डॉक्टर ने कहा, अगर यही चलता रहा तो आपकी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। नेहा के लिए ये वाक्य मौत जैसा था, क्योंकि अब उसके पास न राजेश था, न सुकून, और अब न आवाज। और दूसरी तरफ राजेश, जिसकी आवाज हर दिन और मजबूत हो रही थी, जिसका दर्द अब ताकत बन चुका था, जिसे दुनिया बिट्रेड सोल के नाम से जानती थी। कर्म धीरे धीरे अपना हिसाब बराबर कर रहा था। और आखिरकार वक्त ने अपनी भूमिका निभाई। एक बड़ी फिल्म के लिए एक खास गाने की जरूरत थी। डायरेक्टर की डिमांड साफ थी, इस गाने में हमें 2 आवाजें चाहिए, एक बिट्रेड सोल और दूसरी एक फीमेल वॉइस। फीमेल वॉइस के लिए नेहा का नाम फाइनल हुआ। नेहा ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उसे आज भी नहीं पता था कि बिट्रेड सोल असल में कौन है। दूसरी तरफ राजेश, जब उसे पता चला कि इस गाने के लिए नेहा को चुना गया है, उसका मन साफ था। वो नहीं गाना चाहता था, न साथ, न सामने, न एक ही कमरे में। लेकिन डायरेक्टर की लगातार रिक्वेस्ट और दोस्तों की सलाह, यही वो पल है राजेश। भागने का नहीं, सामने खड़े होने का। कुछ बोलना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है, बस गाना है और लौट आना है। राजेश ने चुपचाप हाँ कह दी। रिकॉर्डिंग के दिन स्टूडियो में नेहा पहले से मौजूद थी। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी उसे किसके सामने खड़ा करने वाली है। दरवाजा खुला, और जैसे ही राजेश अंदर आया, पूरा स्टूडियो खड़ा हो गया। सर आ गए। बिट्रेड सोल सर सम्मान, खामोश इज्जत, पहचान। नेहा ने जब उस चेहरे को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज जो वो बरसों से सुन रही थी, आज उसके सामने खड़ी थी। राजेश। उसके दिमाग में एक पल में सब घूम गया। दिवाली की वो रात, घर की सफाई, पुराने कैसेट्स, कॉलेज के गाने। ये आवाज इतनी मिलती जुलती क्यों लगती थी? आज उसे जवाब मिल गया। नेहा के पास 1000 सवाल थे, लेकिन पूछने का हक एक भी नहीं। शर्म, गिल्ट, डर, सब एक साथ। राजेश ने नेहा को देखा और कुछ भी महसूस नहीं किया। ना गुस्सा, ना नफरत, ना दुख, बस खालीपन, जैसे कोई पुरानी परछाई सामने से गुजर गई हो। इंट्रोडक्शन हुआ, नेहा, मीट बिट्रेड सोल। राजेश ने सिर्फ इतना कहा, हाय, लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आई डोंट हैव मच टाइम। बस रिकॉर्डिंग शुरू हुई। राजेश ने पहली लाइन गाई और पूरा स्टूडियो सन्नाटे में चला गया। उसकी आवाज में अब भी दर्द था, लेकिन अब वो दर्द कमजोरी नहीं, ताकत बन चुका था। फिर नेहा की बारी आई। 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक। डायरेक्टर का चेहरा बदलने लगा। अगेन, फिर सॉरी, 1 मोर टेक। कई कोशिशों के बाद डायरेक्टर ने हेडफोन उतारा। धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी नेहा, दिस वॉइस इज नॉट मैचिंग द सोल ऑफ द सॉन्ग, इट्स नॉट अप टू द मार्क। वो शब्द नेहा के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। उसकी आवाज, जिसके लिए उसने सब कुछ खो दिया, आज रिजेक्ट कर दी गई। डायरेक्टर ने राजेश से कहा, सॉरी सर, विल चेंज द फीमेल वॉइस, प्लीज कोऑपरेट। राजेश ने सिर्फ सिर हिलाया, ओके, और बिना पीछे देखे स्टूडियो से बाहर चला गया। नेहा वहीं खड़ी रह गई। आज उसे पहली बार समझ आया, समय कभी किसी का नहीं होता। जिसे उसने अपने पैरों तले कुचला था, आज वो आसमान बन चुका था।
और जिसे उसने आसमान समझा था वो अब उसके साथ भी नहीं था। नेहा की आंखों से आंसू गिरे। इस बार वो आंसू नकली नहीं थे। आज कर्म ने धीरे से कहा, अब बराबर हुआ। और यहीं से नेहा के पतन की शुरुआत हुई। एक एक करके उसके हाथ से सारे ऑफर निकलते चले गए। जो फोन कभी दिन रात बजता था अब खामोश रहने लगा। नशा बढ़ता गया, ज्यादा शराब, ज्यादा सिगरेट। उसकी आवाज जिस पर उसे घमंड था हर दिन और कमजोर होती चली गई। अब उसके पास न करियर था न प्यार। और उसी समय अखिल ने अपना असली चेहरा पूरी तरह दिखा दिया। जिस तरह उसने कभी राजेश को छोड़ा था उसी तरह अखिल ने नेहा को भी किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया। एक दिन में सब खत्म। तभी नेहा को राजेश की कीमत समझ आई। वो राजेश जिसने अपने सपने छोड़े, अपने माता पिता से लड़ा, अपनी नौकरी को पीछे रखा सिर्फ इसलिए कि नेहा सफल हो सके। और उसी राजेश को उसने बेझिझक छोड़ दिया था। आज जहां नेहा अपनी पूरी जिंदगी में भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई, राजेश सिर्फ 1 साल में वहां पहुंच चुका था। आज उसे समझ आया समय कितना ताकतवर होता है और इंसान कितना नासमझ। उसने महसूस किया उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं खोया था, उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी थी। अब उसे माफी मांगने की तड़प थी। उसे पता था राजेश माफ नहीं करेगा। फिर भी सिर्फ अपने दिल को थोड़ा हल्का करने के लिए वो एक बार राजेश से मिलना चाहती थी। एक बार सॉरी कहना चाहती थी। लेकिन किस्मत अभी और लिखना चाहती थी। राजेश के घर जाते हुए रास्ते में नेहा के गले में तेज जलन शुरू हो गई। ऐसी जलन जिसे वो सह नहीं पा रही थी। दर्द असहनीय होता जा रहा था। राजेश के घर जाने से पहले वो सीधे अस्पताल चली गई। कई जांचें हुईं। डॉक्टर की रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, सॉरी टू से मैम, आपको थ्रोट कैंसर हो गया है। नेहा जड़ हो गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। डॉक्टर ने आगे कहा, इमीडिएट ऑपरेशन जरूरी है। अगर देर हुई तो ये बीमारी और जगह फैल सकती है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आवाज के लिए उसने सब कुछ खो दिया, आज वही आवाज उससे जिंदगी मांग रही थी। वो अस्पताल से घर लौटी, लेकिन अब उसका घर खाली था। न अखिल, न दोस्त, न कोई सहारा। बस एक अकेली औरत अपनी गलतियों के साथ। नेहा के साथ रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद राजेश का मन अजीब सा भारी हो गया था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। इतने दिनों बाद नेहा को देखकर उसे गुस्सा आना चाहिए था, बहुत गुस्सा। धोखा, अपमान, टूटे सपने, सब कुछ याद था। लेकिन जो प्यार कभी उसने दिल से किया था वो प्यार आज भी उसके गुस्से के आगे दीवार बनकर खड़ा था। वो गुस्सा नहीं कर पाया। वो बस नेहा का चेहरा याद करता रहा। उसका बदला हुआ चेहरा, उसकी बुझती आवाज, उसकी आंखों में छिपी हार। इतना सब झेलने के बाद भी राजेश के दिल के किसी कोने में नेहा के लिए थोड़ी सी हमदर्दी बची हुई थी। उसे उसकी हालत पर थोड़ा अफसोस भी हुआ, लेकिन उसी के साथ एक हल्का सा सुकून भी था। कम से कम अब नेहा समझेगी कि सही इंसान की कद्र कितनी जरूरी होती है। कम से कम आज राजेश कुछ बन चुका था। वो खाली हाथ नहीं था। राजेश घर लौटा। उसके दोस्त पहले से ही उत्सुक थे। उन्हें पता था नेहा अब क्या बन चुकी है और राजेश कहाँ पहुंच चुका है। वो सब राजेश के मुंह से सब कुछ सुनना चाहते थे। राजेश ने स्टूडियो में जो हुआ वो सब शांत आवाज में बता दिया। नेहा का चुप रहना, उसकी आवाज का फेल हो जाना, डायरेक्टर का फैसला, सब कुछ। दोस्त खुश हो गए। उन्होंने कहा, देखा राजेश, वक्त ने खुद ही इंसाफ कर दिया। आज तुम ऊपर हो और वो नीचे। उम्मीद है अब उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया होगा। राजेश ने कुछ नहीं कहा। वो बस खामोश रहा। लेकिन उस खामोशी के नीचे एक हल्का सा सुकून था। कोई जश्न नहीं, कोई बदला लेने की खुशी नहीं, बस एक शांत एहसास कि जो सहा था वो बेकार नहीं गया। कुछ दिनों बाद राजेश को अस्पताल से एक फोन आया। उधर से आवाज आई, सर, यहाँ एक मरीज हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें कैंसर है और वो आखिरी स्टेज में हैं। डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। यह उनकी आखिरी इच्छा है। राजेश सन्न रह गया। एक अनजान इंसान की आखिरी इच्छा वो मना नहीं कर सका। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं आऊंगा। अगर किसी की आखिरी इच्छा है तो उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। राजेश तुरंत अस्पताल पहुंचा। नर्स और डॉक्टर उसे एक वार्ड की ओर ले गए। चलते हुए उसके मन में बेचैनी थी। कौन है वो मरीज? क्यों मुझसे मिलना चाहता है? लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, उसकी दुनिया वहीं थम गई। बिस्तर पर नेहा पड़ी थी। वही नेहा जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी कहा था। उसके सिर पर बाल नहीं थे। शरीर बेहद कमजोर, मानो सिर्फ हड्डियां रह गई हों। आंखों में वो चमक नहीं थी जिसके पीछे कभी राजेश अपना सब कुछ भूल जाता था। राजेश की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। नेहा ने जैसे ही उसे देखा, वो भी खुद को रोक नहीं पाई। राजेश, कांपती आवाज में उसने पुकारा। राजेश चुपचाप उसके पास गया और खड़ा हो गया।
नेहा ने उसके हाथ को पकड़ लिया, कमजोर उंगलियां, लेकिन बोझ बहुत भारी। रोते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दो राजेश, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी माँ, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा सुकून। तुमने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। अगर वक्त ने मुझे सजा दी है तो वो सही है। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि मरने से पहले थोड़ी शांति मिल जाए। राजेश अब खुद को रोक नहीं सका। उसने भारी आवाज में कहा, तुमने ये क्या कर दिया नेहा? मैं तुमसे कितना प्यार करता था। हमारे पास सब कुछ था, एक अच्छा परिवार, माँ बाप का आशीर्वाद और तुम्हारा करियर भी। हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो सकती थी, लेकिन तुमने सब कुछ तोड़ दिया। मैंने अपना सपना खो दिया, अपनी माँ को खो दिया, सब कुछ खो दिया। नेहा जोर जोर से रोने लगी। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें मेरी फिक्र है। मैं कितनी मूर्ख थी राजेश। मैंने तुम्हें उस इंसान के लिए छोड़ा जो इसके लायक भी नहीं था। भगवान ने मुझे मेरी सजा दे दी है। मुझे अपने हाल पर कोई अफसोस नहीं। मेरा बस एक अफसोस है कि मैंने तुम्हें दर्द दिया। वो रोते रोते राजेश का हाथ पकड़े रही और अचानक उसका हाथ ढीला पड़ गया। मशीनों की आवाज बदल गई। नेहा की सांसें थम गईं। उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। राजेश जोर जोर से रोया। नेहा, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। राजेश ने बहुत कुछ हासिल किया था, नाम, पहचान, कामयाबी, लेकिन उस पल वो जान गया, वो जीतकर भी हार गया था। वक्त ने उसे बहुत कुछ लौटाया, लेकिन वो जो चाहता था वो कभी वापस नहीं आया। कहानी का नैतिक संदेश, मॉरल। जो इंसान आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा हकदार होता है। अगर रिश्तों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ा जाए तो कामयाबी भी एक दिन बोझ बन जाती है। वक्त कभी किसी को तुरंत सजा नहीं देता, लेकिन जब देता है तो सब कुछ छीन कर देता है। और सबसे बड़ी सजा यही होती है कि इंसान सब कुछ पाकर भी उस इंसान को खो दे जिसने उसे सब कुछ दिया था।